चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के 16वें वज़राला के तौर पर हलफ लिया। हलफबरदारी की तकरीब आज राजभवन में मुनक्किद की गई थी, जहां गवर्नर ने चरणजीत चन्नी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। वहीं सुखचंद्र रंधावा और ओपी सोनी ने डिप्टी सीएम के तौर पर हलफ लिया। हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत समेत कई लीडरान मौजूद थे। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, बेस्ट विशेज उनके साथ हैं। वो एक बड़े दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि पंजाब की जनता की जो समस्याएं हैं, किसानों की, दलितों की, उन सब को वो हल करेंगे। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले चुनाव में हम निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे, लेकिन पंजाब के हमारे नेताओं को इस तरीके के पब्लिकली बयानात से परहेज करना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती है। कांग्रेस पार्टी की हाई कमान का जो फैसला है उसको मानना चाहिए, लेकिन इस तरीके के लगातार बयानात देना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, उससे चुनाव पर भी असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी। चरणजीत सिंह चन्नी की हलफबरदारी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए चन्नी को मुबारकबाद पेश की। पीएम ने लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब के वज़राला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत के साथ पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। कांग्रेस लीडर सुनील जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में इलेक्शन लड़ने वाला बयान हैरानकुन है। इससे मुमकिना तौर पर वज़राला के इख्तियार को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस ओहदे के लिए उनके इंतखाब की भी नफी होगी। पंजाब के नए वज़राला चरणजीत सिंह चन्नी को बीएसपी सरबराह मायावती ने मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने पंजाब के वज़राला बनाए जाने पर कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इतने कम वक्त के लिए दलित को वज़राला बनाना कांग्रेस का सियासी हथकंडा है। श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है, किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं। सिंह चन्नी नए
वज़राला बन चुके हैं पंजाब के, उन्होंने हलफ ले लिया है। 11:15 के करीब चरणजीत सिंह चन्नी ने वज़राला के ओहदे का हलफ लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जो कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ही वज़राला का चेहरा होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी मुखालफत की, उनको पाकिस्तान का करीबी बताया और इस हवाले से नवजोत सिंह सिद्धू को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का भी उन्होंने कहा कि इससे नवजोत सिंह सिद्धू के सीएम बनने से थ्रेट हो सकता है। तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वज़राला बनने के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन इस बीच चरणजीत सिंह जिन्होंने और तीन लीडर्स के साथ अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो करीबी माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। उन्होंने नए वज़राला के तौर पर हल्फ लिया। आपको बता दें कि इस वक्त चरणजीत सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दीगर लीडरान के साथ मीडिया से खिताब करने जा रहे हैं। हल्फ लेने के बाद चरणजीत सिंह मीडिया से खिताब करने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके हमरा। बहुत धन्यवाद जी, मैं तो मिलना मांगा स्पेशली। काफ़ी अहम ये मीडिया ब्रीफिंग, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ते कर्नाटक के मैसूर शहर में उर्दू सहाफ़ी पर हमले की सख्त मजम्मत की जा रही है। हमले में जख्मी हुए मोहम्मद सफदर कैसर और कैमरामैन सईद रियाजुर रहमान निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस मामले में अब तक 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि 16 सितंबर को हिंदू जागरण वेद के कारकुनों ने मोहम्मद सफदर कैसर और रियाजुर रहमान पर हमला किया था। ये दोनों अफराद हिंदू जागरण वेद के एहतजाज की रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे। सबसे पहले मैंने अपने कैमरामैन रियाजुर रहमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने उनसे इस बात कैमरामैन को लेकर जब मैंने आगे बढ़कर उनसे बचाने की कोशिश की, तो बजाय उनको अपने आप को रोकने के या पुलिस के पास जाकर ये मामला बताने के, उन्होंने सीधे ही हम पर मारा पीटा शुरू कर दिया। जबकि जिसकी वजह से मेरे कैमरामैन रियाजुर रहमान को आंख से खून बहने लगा। मुझे बहुत सख्ता सा तरे हो गया। इस मामले को लेकर मैं बहुत ही तैश में आ गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए दोबारा उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम एक तरह से मौत था। कई लोगों का मजमा था जो मुझ पर भी हमला कर दिया। इसके बाद फौरन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर बर वक्त हमें बचाया, दोनों को बचाया, जिसके लिए मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ। मगर इस मामले को मैं बाकायदा तौर पर देवराज पुलिस स्टेशन में FIR कराया हुआ हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि हाथियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के आईनी हकों को लेकर बनाए गए पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने MP बीजेपी सदर VD शर्मा के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस पैसा एक्ट का निफाज 1996 में किया जा चुका था, वो बीजेपी के अहद में कैसे नाफिज हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी सदर पर आदिवासियों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, आदिवासियों के हकूक पर डाका डालने के साथ जंगलात की अशिया का जितना नुकसान बीजेपी सरकारों ने 17 सालों में किया है, उतना मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सदर VD शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में कानून बनाकर फाइलों में बंद कर दिया था। बीजेपी हुकूमत ने न सिर्फ इसका अमली निफाज किया है, बल्कि आदिवासियों की हम्मा जह तरक्की का खाका तैयार करके उन्हें आगे बढ़ाया है। 1996 से लागू था। हमारी सरकार 2003 में बनी। 1996 से 2003 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट होकर के इस कानून का पालन करने के लिए सक्षम बन सकें। हमने प्रयास किया कि स्कूल बाकी चीजें कि लोग एजुकेट होकर के ये जो कानून पैसा कानून के माध्यम से लागू होंगे, लोग इनका ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा का बयान झूठ और भ्रम का पुलिंदा है और वो इस तरह के बयान देकर आदिवासी समाज को अब और गुमराह नहीं कर सकते। BD शर्मा जी को ये बताना चाहिए कि सामुदायिक वन अधिकार उनकी सरकार कब से और कहाँ से दे रही है। ये तो वन अधिकार कानून का हिस्सा है, FRA का हिस्सा है
और जितना एफआरए का नुकसान इस सरकार ने मध्य प्रदेश में विगत 17 सालों में किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते? जो अधिकार पहले से मिला हुआ है आदिवासी समाज को उसको फिर से दे देंगे, ये संभव होता है क्या? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा ये कौन दे सकता है? ये भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पहली बार नहीं होगा कि जब बीजेपी पर ये इल्जाम लगा हो कि कांग्रेस के दौर में चाहे कानून हो कोई या फिर कोई स्कीम हो कांग्रेस के दौर में लाई गई हो, लेकिन बीजेपी उसको अपना बताकर उसका क्रेडिट जो है अपनी तरफ लेना चाहती है। ऐसे इल्जाम जो है बीजेपी पर लगते ही आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के हवाले से भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मुझे यकीनी तौर पर अगर हम पैसा एक्ट की बात करें, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 1996 जो एक्ट बना था, उस एक्ट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो एक्सेप्ट कर रही है कि कानून 1996 बना था, लेकिन उसका कहना है कि कानून बनने के बाद जो है फाइलों में ये दबा हुआ था, इस पर कोई निफाज नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो है आदिवासियों के लिए जो है प्रोग्राम बनाया गया और उसका अमली निफाज किया गया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब कानून बना हुआ था तो हुकूमत जो है किस बुनियाद पर 17 सालों से काम कर रही थी। अगर काम कर रही थी तो यह एक्ट वही था जो कानून 1996 में बना था, जिसे पैसा एक्ट का नाम दिया गया था। क्योंकि अब यहाँ पर सीधा सीधा मामला है कि एक तरफ जो है जबलपुर हाईकोर्ट में जहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर समाप्त हो रही है, वहीं पर आदिवासी वोटर्स पर दोनों पार्टियों का अपना फोकस है और दोनों पार्टियां जो है पैसा एक्ट के बहाने आदिवासियों तक पहुंचना चाहती हैं और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रही हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि जो पिछले 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जंगलात की जो भी नुकसान हुए हैं, आदिवासियों की जो खस्ता हालत हुई है, इसकी वजह यह है कि पैसा एक्ट का निफाज अमली तौर पर नहीं हुआ। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एकलव्य स्कूल को खोलने का मामला हो, आदिवासियों को तालीमी तरक्की देने का मामला हो, उन्हें रोजगार से जोड़ने का मामला जो है ये तभी हो सका है कि जब अमली निफाज इन कानून पर किया गया है। मेहताब आलम, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या पैसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को अब तक कोई फायदा पहुंचाया गया है? देखिए, पैसा एक्ट के तहत अगर बात करें तो यकीनी तौर पर जो है 96 के बाद से अब तक जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन अब इस वक्त जो है सारा मामला क्रेडिट को लेने का है। दोनों पार्टियां मान रही कि 1996 में कानून बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि कानून बना था लेकिन कांग्रेस की हुकूमतों ने उस पर कोई अमल किया। वहीं पर कांग्रेस ये कहना कि अगर कानून नहीं बना था तो भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से जो काम कर रही है और काम किस बुनियाद पर कर रही है, वो काम उसी बुनियाद पर हो रहा था कि 1996 से जो एक्ट बना हुआ है दोनों पार्टियों के जरिए कुछ न कुछ काम किए गए। चाहे हम एकलव्य स्कूल खोलने की बात करें, यकीनी तौर पर एकलव्य स्कूल खोलने का फैसला जो है आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उससे पहले जो है जो वहाँ पे जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको जो वहाँ पे जमीनी मालिकाना हक देने का मामला हो, या वहाँ की जो जंगलात की जो अशिया है उस पर जो है आदिवासियों को हक देने का मामला हो, इन सब के फैसले जब कांग्रेस के जमाने में किए थे तो दोनों पार्टियों के जरिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर किया गया, लेकिन पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि वहाँ पर आदिवासियों को बताया जाए कि सबसे ज्यादा आपकी हितैषी, आपकी वफादार, आपकी फरमाबरदार जो है अपनी पार्टियां, दोनों पार्टियां अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए अपने दावे पेश कर रही हैं। वहीं पर एक दूसरे के बीच सियासी घमासान भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर का दौरा करेंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ कई स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। यहां सीएम योगी एक अवामी इजलास से भी खिताब करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज एम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन के सेवा और समर्पण प्रोग्राम में पहुंचे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अस्पताल स्टाफ और वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों से तबादले ख्याल किया। जेपी नड्डा ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर टीकाकारी मुहिम में रिकॉर्ड बनाने के हवाले से खुशी का इजहार भी किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और यहां पर एम्स अस्पताल में वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां पे उन्होंने पूरे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन में जो वैक्सीनेशन का था उसने पूरे विश्व में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर उसका रिकॉर्ड तोड़ा। इस समय हम खड़े हैं एम्स अस्पताल में, जहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पर
मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वैक्सीनेशन सेंटर का लक्ष्य रखा गया था कि वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लगाया जाएगा और 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जब शाम को जो आंकड़े आए वो आंकड़े आप सबको खुशी देने वाले वो आंकड़े थे, वो आंकड़े 2.5 करोड़ के पार थे। यानी कि ये जो रिकॉर्ड बनाया गया, ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने सबसे ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। एमआईएम पार्टी ईडी, सीबीआई जैसे इदारों से बचने के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजाम फौजदार ने ये संगीन इल्जाम आयद किया है। निजाम फौजदार ने कहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एमआईएम ने हाल ही में हुए गुलबर्गा, बेलगाम के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। एमआईएम असदुद्दीन अवैसी साहब, इनको ना कोई देश की सियासत जरूरी है, ना मुसलमानों की सियासत जरूरी है, ना किसी की तरक्की की कोई फिक्र है इन्हें। आज अवैसी ब्रदर्स और एमआईएम को सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है कि हम कैसे बचें। इनका बचने का एक ही मंसूबा है कि बीजेपी के साथ खड़े रहो, उनकी बी टीम बने रहो और वो आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। आज इनके इलेक्शन लड़ने का एक ही सबब है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर? बीजेपी की ईडी, आईटी और हर जो सीबीआई हो सकती है, एनआईए हो सकती है, इन संस्थाओं से बचने के लिए असदुद्दीन अवैसी और एमआईएम सिर्फ एक ही काम करते हैं कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए और कांग्रेस को हराया जाए। जब वो कहते हैं कि कोई मुसलमानों को यहाँ पे इंसाफ मिला है, आप अगर देखेंगे जब सिद्धरामैया साहब की सरकार थी कर्नाटक में, उन्होंने 3,300 करोड़ का बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया था। अगर आप आज देखें जिसके साथ एमआईएम खड़ी है, वो जो बीजेपी है, उन्होंने 300 से कम कर दिया है। 90% फंड्स उन्होंने उठा लिया है, खत्म कर दिया है। तो ये कौन से इंसाफ की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब? इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से आपको बता दें, हसास जगहों की तस्वीरें लेने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीसीबी को जानकारी दी थी। मुलजिम जितेंद्र सिंह ने अहम दिफाई तंसीबात की तस्वीरें ली, गैर मुल्की एजेंसियों से साझा की हैं वो तस्वीरें। ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इंडियन पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि इंडियन पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जा रही है। हसास जगहों की तस्वीरें लेने वाला शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीसीबी को यह जानकारी दी थी। मुलजिम जितेंद्र सिंह ने अहम दिफाई तंसीबात की तस्वीरें ली थी, गैर मुल्की एजेंसियों से वो तस्वीरें साझा की थी। ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इंडियन पिनल कोड के तहत इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। साल और 15 साल के दरमियान मुसलमान का ड्रॉप आउट रेट है 60% करीब है। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। क्या बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश का जो इतना डेवलपमेंट का रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, आपको मालूम 4 लाख बच्चे पूरे भारत में, ये हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा ने जवाब दिया, 9 लाख है। 4 लाख उत्तर प्रदेश में एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है, 4 लाख। कौन सा रिकॉर्ड है ये? कौन सा रिकॉर्ड है बताइए आप? ये तो गवर्नमेंट का डेटा है। जितने करीब 1400 डॉक्टर्स के वैकेंसीज हैं, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया 2019 में इन पीएचसीज में, तो ये इनका रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। झूठ। एनसीआरबी का डेटा है, 1000 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम, एनसीआरबी का डेटा कह रहा हूं, देख लो आप, 2019 एनसीआरबी का डेटा। बाबा ये समझते हैं कि हम लोग सब थम्स अप हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उतना नहीं, उनकी तरह काबिल नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। सर, हाल ही में गुजरात के सीएम ने इस्तीफा दिया। अभी 1-on-1 करना है, सोच लीजिए, फिर देर ना हो जाए। हाँ, पूछ लीजिए।
दूसरे सीएम बन गए अचानक से। मेरे को अमित शाह साहब से पूछना है कि क्या वो झूठ कहा था उन्होंने कि विजय रूपानी ने कोविड में अच्छा काम किया था? फिर यहां पर आप ही के कोई जर्नलिस्ट ने लिखा तो उसको 120B लगा दिया गया उसके ऊपर। अमित शाह साहब को जवाब देना है कि जब आप तो उसको सर्टिफिकेट दे दिए थे रूपानी साहब को कि बहुत गैर मामूली काम किया, फिर क्यों हटाए उसको? अच्छा, हटाने के बाद जो बीजेपी की तरफ से सिलेक्टिव लीक किया गया कि रूपानी को हटाने का मकसद ये था कि वो कोविड में काम नहीं करे, तो फिर सच कौन बोल रहे हैं, झूठ कौन बोल रहा है? उनकी पार्टी का डिसीजन है, वो किसी को उठाते किसी को बिठाते, उनका काम है। बट जब होम मिनिस्टर और अमित शाह तो गुजरात के बहुत बड़ा नेता है, उनका अहमदाबाद के उनका यहाँ के सांसद भी हैं, तो उनको जब वो खुद सर्टिफिकेट दिए उसको उनको हटा दिए, तो नहीं मालूम क्या क्या चक्कर है। ठीक है, थैंक यू। तो कौन हम गुजरात में आए हैं असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के दौरे पर हैं और मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी सरगर्म हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। ये तमाम सियासतदां इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है। तीनों लीडरान के बयान ईडी ने कलमबंद कर लिए हैं। तीनों के बैंक लेन देन की तफसील खंगाल ली गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।